नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के और उसकी तैयारी को लेकर के। तो आप यदि जेटेट में 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और उसमें परचम लहराना चाहते हैं, तो आपको यहां पर दिए हुए सारे प्रश्नों को एक बार हल कर लेना होगा। तो आपको हम बताते चले, यदि जेटेट में आप 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक के सारे नोट्स और PDF को देखना कभी भी नहीं भूलेंगे। अभी आपका एडमिशन यहाँ पे चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में 100 कैंडिडेट का एडमिशन होगा। उसके बाद जो है यहाँ राशि 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो आप अभी अभी ऑफर में जुड़े, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। आप सभी अगर 101% स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। हैंड रिटन नोट्स जो कि आपको यहाँ पर सारे राज्यों में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है उसके हल प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ पर JCERT जो जैक की किताब है उसके मॉडल पर आधारित सारे प्रश्नों का हल करवाया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके सारे नोट्स और PDF एक बार देखिए। आपको बता देते हैं, यदि आपको जब भी वीडियो मिले, कभी भी मिले, तो आप यदि क्लास नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए हैं, तो अंतिम समय भी बचा हुआ रहेगा। तो आप यहाँ से 10 दिन का 5 दिन का समय बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि JCERT टेक्स्ट बुक से जो बने हुए नोट्स होते हैं उसमें प्रश्नों की संख्या देखिए बहुत ही कम है और उससे भिड़ने की संख्या बहुत ज़्यादा है। अभी तक आप 2013 या 2016 किसी भी जेटेट को देखिएगा तो सब प्रश्न किताब से थे, लेकिन लोग को किताब से पढ़ते नहीं है, सिर्फ बाजारू किताब को देखते हैं। बाजारू किताब से देखिए आपका कुछ भी होने जाने वाला नहीं है और बाहर का जो टेक्स्ट बुक है उससे भी कुछ नहीं होगा। सिर्फ JCERT का नोट्स यहाँ पे मिल रहा है। आप इसको खरीद करके एक बार परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 499 रुपये में आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंती दुर्ग। यानी दंती दुर्ग जो थे वो राष्ट्रकूट के संस्थापक थे। प्रश्न आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं और आपका झारखंड की किताब से ही है। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? जो दंती दुर्ग है वे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? रानी खेत, मान्य खेत, कजा खेत या कोई नहीं? तो दंती दुर्ग की राजधानी जो थी वो आपका मान्य खेत में थी। कहाँ बनाए हुए थे? मान्य खेत बनाए हुए थे। दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण किया? देखिए बहुत ही MBBI क्वेश्चन है और झारखंड में अब तक के एग्जाम में 3 बार पूछा गया। ठीक है, दंती दुर्ग ने कौन कौन उपाधि धारण किया था? महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक या सभी? ठीक है, तो महाराजाधिराज दंती दुर्ग को ही कहा जाता था, परमेश्वर भी दंती दुर्ग को कहा जाता था, भट्टारक भी दंती दुर्ग को ही कहा जाता था। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। पाल वंश का स्थापना किसने किया? पाल वंश का स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने, देवपाल ने, गोपाल ने या कोई नहीं? ठीक है, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन था? गोपाल थे। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। याद रखिएगा, पाल से गोपाल, यानी पालने वाला कौन थे? गोपाल थे। तो पाल वंश का संस्थापक जो थे वो आपका गोपाल थे। एकदम बहुत बार, और ये MBBI प्रश्न, ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है आपके झारखंड के परीक्षा में। अगला है, पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? जो पाल वंश थे उसके शासक लोग किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या कोई नहीं? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वे मानते थे आपको बौद्ध धर्म को। किस धर्म को ज़्यादा मानते थे? बौद्ध धर्म को पाल वंश के संस्थापक ज़्यादा मानते थे। याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक बौद्ध धर्म को मानते थे। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है किसको? बीरेश को, करेश को, हरिचंद्र को, मूलचंद्र को? किसको माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार जो साम्राज्य हुआ ये आपका, उसका संस्थापक जो है हरिचंद्र थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य हरिचंद्र थे। JSSC की एग्जाम में एक बार आपको आया हुआ है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक अस्ताचल, विजयालय, पराशील क्रम या कोई नहीं? ठीक है, तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? विजयालय था। चोल वंश का संस्थापक कौन था आपका? विजयालय था। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। चोल वंश के राजाओं में सबसे शक्तिशाली किसको माना जाता है? कृष्णराज प्रथम, कृष्णराज द्वितीय, राजराज प्रथम या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला है, राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये बहुत ही MBBI प्रश्न है। झारखंड के एग्जाम में 3 बार ये पूछा गया है। राजराजेश्वर मंदिर पूछ दे या बृहदेश्वर मंदिर, दोनों का नाम है। तो कभी राजराजेश्वर पूछा गया है, कभी बृहदेश्वर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण जो है वो राजराज के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया है? राजराज के द्वारा करवाया गया है और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। देखिए इसमें यह भी पूछा गया है
तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया गया है। ये भी प्रश्न आपका आए हुए हैं कि राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया गया है, ये भी प्रश्न आए हुए थे। तो ये तंजौर में करवाया गया है। और यह किस शैली का विशिष्ट उदाहरण है, ये भी पूछा गया है। तो यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। नटराज की मूर्तियां किस धातु की बनी हुई है? नटराज की मूर्तियां किस धातु की बनी हुई है? सोना, चांदी, तांबा या कांसा? ठीक है, तो जो यह नटराज की मूर्तियां जो विश्व विख्यात है वो आपको यहाँ पर कांसे की बनी हुई है। किस धातु की बनी हुई है? कांसा धातु की बनी हुई है। प्रश्न आए हुए या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई? बहुत ही एमवीवीआई प्रश्न है ये, अब तक के परीक्षा में आपका 3 से 4 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हो गई थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या कोई नहीं? तो यही वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो गुलाम था और गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसलिए लेकिन यह क्या था, जिस समय चौगान या पोलो खेल रहा था तो घोड़े से गिर गया और घोड़े से गिरने के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो चौगान या पोलो खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो गई थी? तो ये गुलाम वंश के शासक थे और वो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी मृत्यु बहुत जल्द हो गई। ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ, 1206 ईस्वी में आया था। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के जो गुलाम था स्थापना किया था यहाँ पर गुलाम वंश का। और 1210 ईस्वी में ही चौगान या पोलो खोलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 में ही। उसके बाद जो होता है आपको नया यहाँ पर शासक बन जाता है, नया वंश का उदय हो जाता है। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं? लाख बख्श ये बहुत एमवीवीआई प्रश्न और ये आपके झारखंड के एग्जाम में बार बार पूछे जाता है। ठीक है, तो लाख बख्श के नाम से जो है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है क्योंकि वह बहुत ही दानदाता था और दान करते रहता था। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ है लाखों का दान देने वाला, और वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, 40 दासों का संगठन, 40 दासों का संगठन तुर्क ए चहलगामी का गठन किसने किया? ठीक है, तो इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं? तो यहाँ पर इल्तुतमिश जो है 40 दासों के गठन का प्रारंभ किया। 40 दासों का समूह का मतलब 40 दल कहा जाता है। ठीक है, चंगेज खां 1221 ईस्वी में भारत में किस शासक के समय आया था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं? तो चंगेज खान जो था वो 1221 ईस्वी में। तो अब याद रखना होगा 1221 ईस्वी में किसका शासन था? तो उस समय जो शासन था वो आपका इल्तुतमिश का था, इसलिए इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया था? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक जो था जो पहली बार जो शुद्ध अरबी के सोने का सिक्का चलाया था? इल्तुतमिश था, बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था या सभी था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो यहाँ पर आपका जो है शासक वो सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का चलाया वो आपका था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या कोई नहीं? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक दिल्ली को अपना राजधानी बनाया? तो वो राजधानी बनाने वाला कौन था? आपका इल्तुतमिश ही था जो दिल्ली को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? पूछा गया है। और देखिए एमवीवीआई प्रश्न, और ये अब तक आपका जेएसएससी या झारखंड में जो भी परीक्षा वाला देखिएगा तो अब तक 5 से ज़्यादा बार आ चुका है। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थे? तो वो आपका थे देखिए रजिया सुल्तान, और ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हम तो देखिए आपको बोलेंगे कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड में किसी भी एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहे हो, यदि आपको यहाँ पर 101% सफलता पाना है तो आप जेसीईआरटी या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के 10th तक 12th तक का आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स है, और यहाँ से तैयारी कर सकते हैं जिससे आपको 101% सफलता मिल जाएगा। तो आप सभी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, यहाँ से कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासिका कौन थी? वो थी आपकी रजिया सुल्तान। यानी कम पढ़कर आप ज़्यादा चाहते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं लेकिन उससे भिड़ता उड़ता कुछ नहीं। लेकिन यहाँ जो आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा हाथ का लिखा हुआ जेसीईआरटी नोट्स का, तो यहाँ से 100% भिड़ेगा। ठीक है, तो आप यहीं से जो है नोट्स लेकर के पढ़ लीजिएगा। गुलाम वंश का कौन सा शासक लौह व रक्त की नीति अपनाया? ठीक है, लौह और रक्त की नीति कौन सा अपनाया था? तो ये भी प्रश्न एमवीवीआई आपका है। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो वो जो गुलाम वंश का शासक था वो यहाँ पर बलबन। किसने अपनाया था? बलबन ने लौह और रक्त की नीति
अपनाया था। ईरानी त्यौहार नौरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया? ईरानी नौरोज त्यौहार जो झरोखा था वो किसने मनाना शुरू किया था? इल्तुतमिश ने, बलबल ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सभी ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बलबन। बलबल ने नौरोज त्यौहार मनाना शुरू किया था। सिजदा एवं पैबोस नामक ईरानी प्रथा का शुरुआत किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, सभी। तो इसका राइट आंसर बलबन। सिजदा और पैबोस की प्रथा की शुरुआत किसने की था? तो बलबन ने किया था। गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ यहाँ पर? ठीक है, गुलाम वंश की जब समाप्ति हो गई तो कौन सा वंश आया? तो देखिए गुलाम वंश अभी आपको बताए थे जी के, तो जी से गुलाम वंश था और के में केएच बताए थे, ख याद रखिएगा, क से खिलजी वंश, यानी गुलाम वंश के बाद कौन सा शासक आया? खिलजी वंश आया दूसरे नंबर पर, इसीलिए आपको ट्रिक भी दे दिए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद किस वंश के शासन का हुआ? खिलजी वंश का हुआ। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? महमूद खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद इमरान खिलजी या सभी। ठीक है, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हुआ? तो यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन हुआ? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1290 से 1296, 1285 से 1326, 1275 से 1285 ईस्वी तक कब तक रहा? तो इसका शासन काल जो है 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? ये भी एमबीबीआई प्रश्न है, ये आपका झारखंड में 3 बार पूछ दिया गया है, सभी एग्जाम को मिला करके आप देखिएगा तो ठीक है। तो सैनिकों का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, बलबल ने या इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े के दागने और हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किया अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबल या कोई नहीं। देखिए ये अलाई दरवाजा जो है अभी तक 3 बार आपका झारखंड के एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो अलाई दरवाजा याद रखिएगा, अलाई ऐसे से याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस तरह याद रखिएगा बता दें। कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काट लेने का आदेश किसने दिया? बहुत एमबीबीआई प्रश्न अब तक पूछे गए प्रश्नों में से 2 बार पूछ दिए गए हैं कि कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से उतना ही मांस काटने का आदेश किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन बर्री ने, बलबल ने या इल्तुतमिश ने। किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा नियम अपनाया था, जिसके बाद जो है बाजार व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ हो गई थी। अब कोई भी लोग जो है यहाँ पर डंडमारी नहीं करता था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए अभी जी के, ठीक है, जी के और तुम्हारा, ठीक है, जी के तुम्हारा। तो जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, तू से हो गया तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो आपका गयासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक में क्या नाम आएगा? गयासुद्दीन तुगलक है संस्थापक। दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से हटाकर दौलताबाद किसने परिवर्तित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, दौलताबाद, गयासुद्दीन तुगलक या बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ना, गयासुद्दीन तुगलक। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री यवन तुतुता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या कोई नहीं। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है? रेहला, हेपरा, छतरपुर, लहेरा, किस में किया गया है? ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का जो जानकारी दिया गया है वो रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, किसमें? रेहला नामक पुस्तक में दिया गया है। फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को किसने बनाया? फिरोजाबाद एवं जौनपुर शहर को किसने बनाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए फिरोजाबाद व जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। ठीक है, फिरोजाबाद और जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। तो याद रखिएगा फिरोजाबाद, यही लिखा हुआ है ना, फिरोजाबाद। अब फिरो, ये फिरो में ज लगा दीजिएगा तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोजाबाद यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया। अगला है तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया आपको बताना है। ठीक है, तो जी के तुम्हारा शायद, तो जी से हो गया गुलाम वंश, के से हो गया खिलजी वंश, तुम्हारा में तू से तुगलक वंश और शायद में सैयद वंश होता है, शायद से सैयद वंश होता है।
तो सैयद वंश का हुआ। कौन हुआ? सैयद वंश। तो तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश। इसका राइट आंसर सी हो गया। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? याद रखिएगा, ठीक है। सैयद वंश का स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या खिलजी का? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और यहाँ पर तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अब बच गया एक खिरीज खां, तो यही सैयद वंश का संस्थापक था, ठीक है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिरीज खां। सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या तुगलक वंश? तो जीके हो गया, तुम्हारा हो गया, शायद हो गया और लो हो गया, ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट होता है लोधी वंश। तो सैयद वंश के बाद किसका आया? लोधी वंश का आया। तो सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। तो देखिए, शासन वाला जरूर एक प्रश्न पूछ दिया जाता है या उसको सजा के भी दिया जाता है, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में अंतिम शासक कौन वंश का था? ठीक है, अंतिम शासक कौन वंश का था? तो अंतिम में आपका लो हो गया। लो मतलब यहाँ पर लोधी वंश हो गया। अंतिम कौन हो गया? लोधी वंश हो गया। तो लोधी वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश का स्थापना किसने किया? लोधी वंश का स्थापना किसने किया? तो लोधी वंश का स्थापना जो है यहाँ पर बहलोल लोधी ने किया। किसने किया? बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में किसने प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया? सिकंदर शाह लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी या कोई नहीं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया वो आपका बहलोल लोधी ने किया। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो 38 वर्षों तक शासन किया। सिकंदर लोधी का मूल नाम क्या था? ईशान खान, परवरिश खान, निजाम खान या कोई नहीं? तो सिकंदर लोधी का जो मूल नाम था वो आपका निजाम खान था। क्या था? निजाम खान। भूमि की माप के लिए गज या सिकंदरी नामक प्रमाणिक माप किसने प्रारंभ किया? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन? किसने किया भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी? किसने किया? तो सिकंदरी है, इसलिए सिकंदर लोधी हो जाएगा। सिकंदरी है तो सिकंदर लोधी होगा। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बलबन, ठीक है। तो आगरा शहर का स्थापना जो है यहाँ पर किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बलबन या इल्तुतमिश? कौन था? सिकंदर लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी हुआ। इसी के साथ जो हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और वहां पर इसकी हार होता है और उसके बाद जो होता है किसका नींव डाला जाता है? मुगल काल का नींव होता है और यहाँ पर से दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, ठीक है। तो अंतिम यही था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन हुआ? जिसका बाबर के साथ युद्ध हुआ। तभी आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में इसकी समाप्ति हुई थी। और दिल्ली वंश का अंतिम शासक कौन था उस समय? इब्राहिम लोधी था, जिसके साथ बाबर का युद्ध हुआ और पानीपत का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम लोधी की बुरी तरह से हार हुई और बाबर जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके अपना मुगल काल का नींव डाला था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद किस नए राजवंश का उदय हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या मुगल वंश? तो अभी देखिए आपको मुगल वंश का प्रारंभ हुआ, क्योंकि मुगल वंश का ही यहाँ पर शासक था बाबर। और बाबर के साथ ही जो युद्ध हुआ था यहाँ पर आपका पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। इब्राहिम लोधी की इसमें हार हुई और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्ति करके जो है आपका मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। चलिए, किस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत का समाप्ति हो गया? देखिए यही प्रश्न आ गया है। ये भी आया हुआ था। तेराइन का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानी का युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ ही जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हुई थी और यहाँ पर गुलाम वंश का नींव डलाया था, बाबर ने डाला था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, अकबर और बाबर के बीच, जहांगीर और हुमायूं के बीच, कोई नहीं। तो ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी, बाबर का जीत हुआ और बाबर ने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को हटा करके मुगल वंश का नींव डाला था, ठीक है। कि सुई की दिशा ज्ञात करने का यंत्र है? कंपास, बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। देखिए यही प्रश्न आपका जो है यहाँ पर पूछा गया। देखिए यह प्रश्न कहाँ से है? तो यह प्रश्न आप देख लीजिए क्लास 7 का जो है उसमें यहाँ पर चुंबक, फिजिक्स का चुंबकीय तत्व जो प्रश्न है वह चैप्टर से दिया गया है। और हमारे यहाँ से जो नोट्स परचेज किए थे, देखिए उनको यह प्रश्न सेम टू सेम हूबहू लिखा हुआ उस एग्जाम में आया है। चुंबकीय सुई की दिशा ज्ञात करने का यंत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा?
चुंबकीय सुई की जो दिशा ज्ञात की जाती है वो कंपास सुई की तरह से की जाती है। ठीक है, तो ये दिशा ज्ञात करने का यंत्र, इसका राइट आंसर कंपास होता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर द्वारा शरीर का ताप उष्मा मापा जाता है, स्पीडोमीटर द्वारा गाड़ी की चाल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप इसका भी पेपर 3 का देने जा रहे हैं, तब तैयारी कर लीजिएगा। और अभी जिनका पेपर 1 और 2 हिंदी नहीं है उनका अभी जो है 4 तारीख तक समय है। अभी भी जैसे ही वीडियो आप देखते हैं आपको यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स जो है पूरा बना हुआ है, चैप्टर वाइज बना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आपका एग्जाम में पेपर 3 में भीड़ रहा है। तो आप पेपर 3 के लिए यहाँ से नोट्स एक बार परचेज करके अवश्य सभी को पढ़ लीजिएगा। बहुत ही कम कीमतों पर आपको उपलब्ध करा दिया जा रहा है। आप यहाँ से पूरा JCERT टेक्स्ट बुक का सब पढ़ लीजिए, सब चीज़ आपका बना हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या आया हुआ था, आप भी इस तरह से तैयारी कर लीजिएगा। विद्युत आवेश का मात्रक है, विद्युत आवेश का मात्रक है कूलम, एम्पियर, मीटर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए विद्युत आवेश जो चार्ज होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है, ये कहाँ से है, तो ये क्लास 10 का JCERT टेक्स्ट बुक से पूछ दिया गया है प्रश्न आपका। ठीक है, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का, मीटर प्रति सेकंड किसका होता है, चाल का, और हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा देखिए ये भी प्रश्न आपका जो है यहाँ पर आपको जो किताब है उसमें बना हुआ है आपको नोट्स में, तो यहाँ से भी एक प्रश्न भिड़ गया है। तो इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं आपके सभी जो है यहाँ पर लगभग 10th स्तर के प्रश्न आपको पेपर 3 में भिड़ रहा है, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। कुछ कुछ प्रश्न हाई लेवल का है, लेकिन जो ये स्मृति पर आधारित है, जो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट की तरफ से बताया गया जिन्होंने परीक्षा दिया उसी के आधारित हमने आपको बना दिया है। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaO, CaOH2, CaOCl2 या CH4 क्या होगा। ठीक है, CaO क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, CaOH2 क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, और CaOCl2 को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी को हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण, और इसी को कहते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसी को कहा जाता है। और CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र एकदम देखिएगा, तो ये भी क्लास 10 का केमिस्ट्री से पूछ दिया गया है आपका प्रश्न। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। तो यहाँ से आप नोट्स लेना एकदम नहीं भूलेंगे। अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, इस मोबाइल नंबर से तुरंत संपर्क करें, और यहाँ से पेपर 3 जो आपको 200 मार्क्स का है, जो सबसे ज़्यादा आपको मेरिट में काम करने वाला है, पेपर 3 में कभी भी चूकिएगा नहीं। और यहाँ से आपको हम देखते हैं कि 60% प्रश्न किसी भी प्रकार से भिड़ेगा। आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं तैयारी कीजिए, लेकिन यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना एक बार नहीं भूलिएगा। जीभ का मुख्य कार्य है भोजन को लार से मिलाना, निगलने में सहायता करना, बोलने में सहायता करना, सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा सभी। ये सभी जीभ का मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन आपका है। अमाशय में कौन सा रस स्रावित होता है, जो हमारा अमाशय है उसमें कौन सा रस जो है स्रावित होते रहता है, पेय रस, जठर रस, पीठर रस या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जठर रस। ये देखिए कहाँ से है, तो ये क्लास 6 का प्रश्न का बना हुआ है, क्लास 6 से पूछा गया है आपका। और ये भी किस सेक्शन से है, तो बायोलॉजी सेक्शन से है। ठीक है, और ये नोट्स में जो आपको है हमने बना दिया था, और यहाँ से लोगों को भीड़े हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं लोगों को अबर बार। इसलिए आप यहाँ से जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है और अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो वो अभी भी समय है, आप जरूर देख लीजिए। बहुत ही कम प्रश्न बना हुआ है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल चैप्टर वाइज बने हुए हैं, तो सभी को एक बार जरूर देखिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, लार्वा ग्रंथि या कोई नहीं, क्या होगा। ठीक है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, यकृत ग्रंथि कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और ये आपको JSSC में और पहले भी पूछा गया था, और देखिए आपके भी परीक्षा में यहाँ पर आया हुआ था। ये सभी किसका है, तो ये क्लास 7 का है। ठीक है, ये किसका है, क्लास 7 का है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। C+O2 CO2 किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, किस प्रकार की ये रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखिए C+O2 CO2 क्या है,
यह एक संयोग हो रहा है। क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके एक नए पदार्थ यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो जिसमें दो यहाँ पर तत्व जो आपस में मिल करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया में जाएगा। और ये किसमें? क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रिया फर्स्ट चैप्टर का केमिस्ट्री का ही दे दिया गया है। ठीक है, तो यहीं से पूछा गया था। तो आप सभी इसी से तैयारी कीजिए। जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से अभी बहुत समय है, अभी भी आपको यहाँ पर तैयारी करने के बाद बहुत ही अच्छा मेरिट आ सकता है। रोगियों के आंख, कान, नाक, गले इत्यादि की जांच में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? एक नंबर 1001 बार आने वाला प्रश्न अभी तक के सभी परीक्षा में है। और आपके भी परीक्षा में यहाँ पर मेमोरी पर आधारित जैसा बताया गया, यह प्रश्न आया हुआ था। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण के तरफ से क्या होता है, बहुत बड़ा जो होता है, कोई भी चीज जो होता है बहुत बड़ा दिखता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा रोगियों के आंख, नाक, कान, गले इत्यादि का जांच किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवतल दर्पण। देखिए बहुत है। रक्त के छानने की विधि को क्या कहते हैं? यूरिया, उत्सर्जन, अपोहन या आकर्षण, क्या कहता है? ठीक है, रक्त छानने की विधि को यहाँ पर अपोहन कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था और ये नोट्स में बना हुआ था और यहाँ से लोगों को भिड़े हैं। जिन्हें ने भी नोट्स लिया वो सभी यहाँ पर बहुत ही अच्छे प्रश्न स्कोरिंग करके आ रहे हैं। तो जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जितने लोग पढ़ के गए सभी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। आप भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें सुचालक पदार्थ है लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या कोई लोहा। ठीक है, सुचालक पदार्थ क्या है? तो ये देखिए सुचालक कौन होते हैं? जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है उसको हम लोग सुचालक के अंतर्गत रखते हैं। तो लकड़ी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, प्लास्टिक में नहीं होता है, कागज में नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोहा होता है। लोहा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। प्राकृतिक पदार्थ में सबसे अधिक कठोर पदार्थ कौन है? चांदी, सोना, हीरा या यहाँ पर कहिए ग्रेफाइट। क्या है प्राकृतिक पदार्थों में सबसे अधिक कठोर पदार्थ? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न था। परीक्षा में जाने से पहले हमने बोला भी था यहाँ सभी अभ्यर्थियों को, और देखिए वही हुआ जो हमने बोला और वही हुआ जो जेसीईआरटी से आया। तो इससे प्राकृतिक पदार्थों में अब तक का सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो क्या कहा जाता है? हीरा होता है। ठीक है, हीरा यहाँ पर होता है। अगला प्रश्न है 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है एक श्रेणी क्रम में होता है और एक जो होता है यहाँ पर आपका समांतर क्रम में होता है। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर क्रम में हम लोग जोड़ते हैं, एक को श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो सभी को जोड़ देना रहता है। तो 2 ओम और 3 ओम को जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो क्या होगा? 2 ओम और 3 ओम कितना होता है? 5 ओम होता है। तो इसका राइट आंसर 5 ओम होगा। तो देखिए न्यूमेरिकल भी कुछ कुछ पूछे जा रहे हैं जो आपको आएंगे, लेकिन यह न्यूमेरिकल जो है क्लास 10th का हमने जो दिया था उसमें जो क्लास करवाया गया था उसमें यह प्रश्न था और यह प्रश्न आपको भिड़ा भी है। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, धारा है, डायोप्टर है या वेबर है? ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? 1001 बार ही प्रश्न पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और सभी लगभग शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात कीजिएगा तो सभी राज्यों में एक एक बार ही प्रश्न आ चुका है, आपके झारखंड में भी आ चुका है। ठीक है, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा या कर्क रेखा। ठीक है, तो भारत के मध्य भाग से होकर के जो रेखा गुजरती है उसका नाम है देखिए कर्क रेखा। आपको बता दे रहे देखिए अभी इसमें लास्ट तक बने हुए रहेगा। अभी आपको कर्क रेखा वाला एक प्रश्न देखिएगा हर बार आपको आता है, और कर्क रेखा वाला भी हम ये प्रश्न को यहाँ पर आगे ट्रिक के माध्यम से भी बताए हुए हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ करके कहीं भागिएगा नहीं, नहीं तो ट्रिक आपको खो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न 1001 बार आया हुआ है और कर्क रेखा वाला एक प्रश्न आपके भी एग्जाम जेटेट में भी आया हुआ है। अभी इसके नीचे है वो अभी हम सारा कुछ आपको इसमें दिखा देंगे। ठीक है, तो आप बने हुए रहिएगा, जुड़े हुए रहिएगा, और हो सके तो यहाँ से 500 रुपये में आप सारी क्लासेज नोट्स वीडियो लेने के लिए जरूर जुड़ जाइएगा, जो कि आपको बहुत ही चीप रेट में दिया जा रहा है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या सभी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर नाम याद करना पड़ेगा कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। उसका ट्रिक देखिए अभी इसके जस्ट नीचे जो है आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा ट्रिक है, गमछा झार ना, गमछा झार। तो देखिए ग से हो गया गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म से हो गया मध्य प्रदेश ना, और गमछा ये था, और छ से हो गया छत्तीसगढ़, यानी गुजरात से भी कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अभी इसका ट्रिक देंगे, अभी बने हुए रहेगा, जुड़े हुए रहेगा। ठीक है,
इसमें से कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती नहीं गुजरती है, ठीक है। झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये भी प्रश्न 1001 बार आया हुआ है, नहीं कर्क रेखा वाला आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि किन राज्यों से होकर गुजरती है और किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती, कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, इसका ट्रिक के साथ अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर जो नोट्स लेते हैं उनके लिए देखिए बना हुआ है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उनका नाम याद रखने का ट्रिक। यहाँ से याद कर लीजिएगा। तो कर्क रेखा में कभी कुछ पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा, तो बस इस ट्रिक से आप यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, राज्य का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद जो भी ऑप्शन में होगा आप वहाँ देखते रहिएगा और बनाते रहिएगा, ठीक है। देखिए एक ट्रिक है यहाँ पर आपको बनाया गया है, गमछा, क्या है, गमछा झार मित्र पर राजा, गमछा झार मित्र पर राजा। ग से देखिए गुजरात, यानी गुजरात से होकर कर्क रेखा गुजरती है। म से देखिए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। छ में देखिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा गुजरती है। और झार से देखिए हो जाएगा झारखंड, तो यहाँ झारप झारखंड याद रखिएगा। मित्र में मी से हो जाएगा मिजोरम, त्रस हो जाएगा त्रिपुरा, पर से देखिए हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और राजा ना, तो राज से हो जाएगा राजस्थान। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ये भी प्रश्न पूछा गया था, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरह से। गमछा, देखिए गमछा हो गया, तो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा में छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, मित्र में मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, और राज से राजस्थान। यानी इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो इनका यदि आप नाम याद कर लेते हैं तो पूछेगा कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, वहाँ नाम देख लीजिएगा कि इसमें से कौन कौन राज्य है और नहीं है। पहले अपना जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पर इस तरह का लिख के अपना राज्य का नाम सजा लीजिएगा, आप पूछेगा तो बता दीजिएगा। ये तो 101% आपको बता देता है, 100% फिक्स है कि यहाँ से एक प्रश्न छपेगा तो छपेगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। एकदम 100% आपको श्योर कर दे रहे, इसलिए ये वाला चीज़ को एकदम देख लीजिएगा आप सभी ना। और देखिए हम आपको क्या करते हैं, हम आपको सारा इंपॉर्टेंट चीज़ को हम यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं वीडियो में। तो वीडियो तो देखना कभी भी नहीं भूलिएगा नोट्स के साथ साथ। अगर खाली नोट्स लेकर पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि वहाँ भी नंबर कम होने जा रहा है, लेकिन नोट्स और वीडियो दोनों देख रहे हैं तो आपका समझिए कि 10 नंबर बढ़ने वाला है। इसलिए दोनों ही देखते चलिएगा, समय जरूर दीजिएगा, समय दीजिएगा तभी आपका रिजल्ट भी हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 1001 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, और ये प्रश्न जेटेट में भी पूछा गया है, ठीक है। असम टेट में पूछा गया, यूपी टेट में पूछा गया, उत्तराखंड टेट में पूछा गया। अब बताइए बहुत राज्यों में है, तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6 7 8 या 9। तो अभी देखे थे 8 राज्य थी। राज्य का नाम याद करने का भी ट्रिक अभी इसके पहले दिए हैं आपको। गमछा क्या था, गमछा झार मित्र पर राजा, यही था ना, गमछा झार मित्र पर राजा, यही था। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर राजस्थान, ठीक है, यही था ना। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप सभी को। यह एक कर्क रेखा आपको छोड़ेगा नहीं, जरूर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा ना। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा, ठीक है। देखिए पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर जो यहाँ अंतर होता है समय का जाने का, तो वो अंतर कितना होता है वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो पश्चिम में क्या है, गुजरात की कच्छ है, और पूर्व में क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इसका कल भी वीडियो हम आपको दिए हुए थे, इसको बना करके कि पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है। सारा चीज़ को देख लीजिएगा उस वीडियो में। तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग कितने घंटे पहले दिखेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है समय होता है 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा। और ये प्रश्न 11 बार पूछा गया है, अभी तक देखा गया है तो 11 बार पूछा गया है। यूपी टेट में जो है 2 बार पूछा गया है, सीजी टेट में 1 बार पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न आए हुए थे, तो आप सभी इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मैंने ये चैप्टर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका तीनों पार्ट देख लीजिएगा। कल इसका पार्ट 1 हुआ था, आज इसका पार्ट 2 दे रहे हैं, और नेक्स्ट डे इसका पार्ट 3 देंगे। तीनों पार्ट 3 से एक प्रश्न आपका अवश्य रहेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि यदि आप 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा की, तो ये आपके लिए जीके सेक्शन में जा रहा है। किस सेक्शन में जा रहा है, जीके सेक्शन में। और जो 6 से 8 शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह किस में जा रहा है, तो ये आपको चला जा रहा है हिस्ट्री यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत चला जा रहा है। तो आप सभी दोनों के लिए प्रश्न महत्वपूर्ण होगा। अगला
दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का? दो छोर जैसे पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर, इसके बीच के भाग, उत्तरी छोर दक्षिणी छोर, इसके बीच भाग के स्थानीय मान में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? ये प्रश्न जो है 151 बार पूछा गया है। ये प्रश्न जो है 151 बार पूछा गया है कि कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2 घंटे, यानी दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय मान में लगभग अंतर जो होता है वो आपका कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नोट्स जो लेते हैं, बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानीय मान में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। कितने का? 2 घंटे का अंतर होता है दो छोरों के स्थानीय बीच के में। भारत का मानक समय माना गया है, भारत का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितना माना गया है? भारत का मानक समय कितना माना गया है? 82 डिग्री पूर्व देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, 81 डिग्री पश्चिम देशांतर, या यहाँ पर दिया हुआ है 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री याद रखिएगा। कितना याद रखिएगा? 82.5 डिग्री। और ये 1001 बारी प्रश्न पूछा गया। बहुत ही MBBI प्रश्न है, बहुत ही MBBI प्रश्न है, एकदम देख लीजिएगा इसको ठीक से। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? भारत की स्थलीय सीमा से कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? 4 देश, 5 देश, 6 देश, 7 देश, बस जुड़े हुए रहिएगा। अभी भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का भी आपको ट्रिक इसी वीडियो में मिल जाएगा। याद रखने का ट्रिक भी अभी इसमें बना हुआ है, बस जुड़े रहिएगा लास्ट तक। बीच में जाइएगा ना तो धोखा खा जाइएगा। ठीक है, तो जुड़ करके लास्ट तक देखा कीजिए, कोई भी वीडियो आपको बहुत अच्छा चीज़ इसमें मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, ट्रिकी भी है, सब कुछ इसमें हमने जुगाड़ किया है आप सभी के लिए। ठीक है, तो भारत के स्थलीय सीमा में कितने पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा 7 देश। कितने आ जाएंगे? 7 देश है। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है बताना है आपको। तो अगर देखिए ऐसा प्रश्न तो एगो फिक्स आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में एगो ही प्रश्न यहाँ से फिक्स आएगा, समझ गए हैं? तो इसको कैसे कीजिएगा? तो जब पड़ोसी देश का नाम ही नहीं याद रहेगा तो आप ये प्रश्न का जवाब दे नहीं पाइएगा, इसीलिए पड़ोसी देश का नाम याद कर लेना है। ठीक है, तो इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश है? इंडोनेशिया, जापान, रूस, ये तो नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी अफगानिस्तान है। ठीक है, ये झारखंड में अभी तक 11 बार प्रश्न आया है, झारखंड में 11 बारी प्रश्न आया है, आपको बता दे रहे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। तो भारत के पड़ोसी देश का नाम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक आपको हम दे देते हैं, जिससे पड़ोसी देश से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ दे तो आप यहाँ से कन्फ्यूज मत होइएगा, कन्फ्यूज होइए मत कीजिएगा, एकदम डायरेक्ट मारिएगा। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पर आपको कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किन से नहीं होकर गुजरती, ये ऐसा प्रश्न आएगा एगो। तो उसके लिए आपको क्या बोलें कि कर्क रेखा कौन कौन राज्य में है गुजरती है, उसका नाम ही याद कर लीजिए और कॉपिया पर पहले ही लिख लीजिएगा। अब उसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, किन राज्यों से होकर गुजरती है तो उसमें से एगो मिलेगा, किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है तो उसमें 3 गो मिलेगा, एगो नहीं मिलेगा, यही ना होगा। तो उसको देख लेना। इसी तरह से पड़ोसी देश से भी एक प्रश्न हर बार पूछ रहा है तो आप पड़ोसी देश का नाम ही याद कर लीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पड़ोसी देश का नाम कैसे याद करते हैं। देखिए पड़ोसी देश, बहुत कोई आपसे पूछता है तो आप कहते हैं हमने बचपन में MBA किया, बोलता है ना कहाँ क्या किया है आप, तो बोलते हैं कि MBA किए, कोई बोलते हैं BA किए, कोई बोलता है CA किए, कहता है। तो आप कहिएगा बचपन में MBA किया। ये क्यों कहिएगा? तो ये पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक है, पड़ोसी देश का नाम याद रखने का ट्रिक है। कोनो ऐसी पागल तरी नहीं रट रहे हैं हम, इसको रट रहे हैं किस कारण से? पड़ोसी देश का नाम याद करने के कारण से। और ये और कहला रट रहे हैं, तो जो हमको 2-3 नंबर 4 नंबर खातिर आज तक जो फेल कर रहे थे, अब वो हमको पास करना है, अब वो हमको पास करना है। इसके पहले भी लोग 2-4 नंबर से फेल किए थे लेकिन वो पढ़ाई में नहीं जुड़े थे, लेकिन अब आप जुड़ गए हैं ना, तो ये सब चीज़ जो मिल रहा है तो यही आपका 4-10 नंबर बढ़ा देगा और आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा चीज़ को देखिएगा आप लोग, फालतू जगह मत जाइएगा। यही सब आपको यहाँ पर मिलने वाला है, जो कि ट्रिकी, बेसिकली और ऑब्जेक्टिव सारा कुछ हम करवा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 500 रुपये में आप जुड़ जाइएगा, सारा नोट्स भी उसके साथ क्लास भी, इससे और ज़्यादा क्या ऑफर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बचपन में MBA किया, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान और न से नेपाल। तो ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल में कुछ नहीं है, वाक्य सुटेबल बनाने के लिए किया गया है। MBA से याद रखिएगा, M से म्यांमार, B से भूटान और A से अफगानिस्तान, और किया का मतलब कुछ नहीं, यानी सिर्फ बचपन और MBA ये 2 को याद रखना है। ठीक है,
और वाक्य को सुटेबल बनाने के लिए बचपन में MBA किया हमने लिखा हुआ था, तो में का कोई अर्थ नहीं होगा, किया का कोई अर्थ नहीं होगा, सिर्फ बचपन में। देखिए बांग्लादेश 1, चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4 और म्यांमार 5, भूटान 6, अफगानिस्तान 7, यानी 7 को पड़ोसी देश है। ठीक है, 7 को पड़ोसी देश है। देखिए ये क्षेत्रफल के अनुसार भी बनाया हुआ है। सबसे अधिक कौन लगेगा? बांग्लादेश, उसके बाद कौन लगेगा? चीन इसकी सीमा से, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल। इस तरह से बनाया हुआ है, उसको भी क्लियर रखिएगा ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश की है? अभी बताया थे बचपन ना, बांग्लादेश का, यानी शुरू बार जो है वो सबसे अधिक वाला है, तो बांग्लादेश का सटेगा सबसे अधिक स्थलीय सीमा, तो राइट आंसर सी इसका बांग्लादेश हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? देखिए ये सीमा रेखा जो है ना हर बार पूछा जाता है, और ये प्रश्न तो 1001 बार आपको पूछा गया है, 1-2 बार की बातें मत कीजिएगा। ठीक है, तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। ठीक है, चीन के लिए CH होता है ना, तो च को कभी कभी CH को क भी लोग पढ़ते हैं ना। जैसे देखिएगा CHEMEST, तो क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री थोड़े पढ़ते हैं जी, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। तो उसी तरह से भारत और चीन के बीच रहेगा ना, तो मैक लगाइएगा, मैकमोहन रेखा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न 1001 बार पूछा गया है, 1-2 बार की बात मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा या कोई नहीं। तो देखिए भारत और पाकिस्तान जो होता है ना जी, भारत और पाकिस्तान, उसके बीच रेड लाइन खींचल है, रेड लाइन खींचल है। कौन लाइन? रेड लाइन। तो रेड लाइन से क्या हो जाएगा? रेड लाइन, तो रेड लाइन से लिख दीजिएगा रेडक्लिफ रेखा। रेड लाइन से क्या लिख दीजिएगा? रेडक्लिफ रेखा।